हेलो नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीट यूजी बायो। क्या आप जानते हैं कि जीवों को वर्गीकृत करने की पहली कोशिश सिर्फ उनके रंग और आकार के आधार पर की गई थी, लेकिन आज हमारे पास लगभग 5 अलग अलग वैज्ञानिक तरीके हैं जिससे हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पूरी कहानी आसान भाषा में। मैं हूं अखिलेश और आज हम क्लास 11th और नीट 2026 के लिए चैप्टर देख रहे हैं 5 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसका आसान भाषा में। ये यूनिट नंबर 1 होगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, लेक्चर नंबर ये 4 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 3, 2 और 1 देख चुके हैं। चलिए तो आज किस कौन से पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बुलेटिन देख लेते हैं। तो पहले जो पॉइंट है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये है क्या। फिर टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें मेनली प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल और फिनेटिक क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। उसके साथ लास्ट में हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे जो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए समझते हैं कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। हिंदी में इसके कहते हैं जैविक वर्गीकरण। ये क्या होता है जैविक वर्गीकरण, समझते हैं कि जैविक वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवों को उनके समान लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर, जीवों को उनके समान यानी सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर विभिन्न समूहों या श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ताकि क्या हो सके, उनके अध्ययन और पहचान में क्या हो सके और नामकरण में सुविधा हो सके। सिंपल सा मतलब ये है कि जीवों को उनके समान लक्षण के आधार पर समूह में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि ताकि उसका अध्ययन कर सकें, इजिली स्टडी कर सकें, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें और उसका नामकरण कर सकें, नोमेनक्लेचर करने में हमको सुविधा मिले। इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या उद्देश्य हैं, समझते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, जीवों के व्यवस्थित अध्ययन में सहायता मिलती है। इसका मतलब ये है कि जीवों को हम प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी जो उद्देश्य है, विभिन्न जीवों के बीच में संबंध को समझाना। इसका मतलब है कि दो जीवों के बीच में, आपसी दो जीवों के बीच में क्या क्या संबंध रहे होंगे, इस संबंधों को बताने के लिए जैविक वर्गीकरण का मेन उद्देश्य होता है। थर्ड है बच्चों, नए जीवों की खोज और वर्गीकरण में मदद। इसका मतलब है कि कोई नई ऑर्गेनिज्म है, उसकी खोज करने के लिए और उसके क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या होती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक नामकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, इसका मतलब है कि जो जीव होते हैं उनके अलग अलग नाम को उसके नोमेनक्लेचर करने में हमको आसानी होती है। ये कुछ उद्देश्य हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण के प्रकार। तो बच्चों जैविक वर्गीकरण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक प्रकार पांचवा हम और पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने 5 क्लासिफिकेशन कहा। तो जो सबसे पहले, व्हाट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुड बी यूज्ड। तो 4 मेनली हम भी 4 प्रकार के देखेंगे, बाद में और देखेंगे। तो 4 प्रकार है। पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं व्यवहारिक वर्गीकरण। दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब होता है क्या भाई, कृत्रिम वर्गीकरण। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है प्राकृतिक वर्गीकरण। और चौथा जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, न्यूमेरिकल और फिनेटिक क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है संख्यात्मक वर्गीकरण। इन 4 प्रकार के वर्गीकरण को हम विस्तार से देखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे गए हैं। चलिए के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन? इसको हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक वर्गीकरण। जब जीवों का वर्गीकरण उनके व्यवहारिक उपयोग, यानी कि क्या उसका यूजेस है, आर्थिक महत्व यानी कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस या मानव उपयोगिता यानी कि ह्यूमन यूजेस के आधार पर किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक वर्गीकरण। यानी कि प्रैक्टिकल रूप से क्या हमारे डेली लाइफ में, हमारे जो इकोनॉमिकल्स हो गए, हमारे डेली यूज में क्या यूज़ करते हैं, तो व्यवहारिक उपयोगों के आधार पर, आर्थिक महत्व और मानव उपयोगिता के आधार पर इसको बांटने से क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे प्रारंभिक वर्गीकरण की पद्धति होती है। इसका मतलब है कि जब भी जीवों को बांटा गया होगा हमारे आदिमानव ने, हमारे जो वैज्ञानिकों ने, तो सबसे पहले व्यवहारिक वर्गीकरण ही किया गया था जीवों का, उसके उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो सबसे प्रारंभिक वर्गीकरण की पद्धति ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन होती है। दूसरा है जीवों के वैज्ञानिक विकास क्रम। इसका मतलब है फाइलोजेनी पर आधारित नहीं होती है। फाइलोजेनी का मतलब होता है बच्चों जीवों का
विकास का इतिहास, यानी कि जीव किस प्रकार से इस पृथ्वी पर इवॉल्व हुए, इसको कहते हैं विकासात्मक इतिहास जीवों का। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन होता है ये किसी प्रकार के विकासात्मक इतिहास पर आधारित नहीं होती है, क्योंकि किसके आधार पर होती है, ये उपयोगिता के आधार पर व्यवहारिक होती है। ठीक है, इसका मतलब है इस यहाँ पर हम किसी प्रकार के वंशानुगति के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा जीव कहाँ से आया, उसके क्या संबंध है, इसके बारे में हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना होता है। मुख्य रूप से कृषि, औषधि, वाणिज्य और वाणिज्य मतलब है कॉमर्स और पर्यावरणीय महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यानी कि व्यवहारिक जो वर्गीकरण है ये हमारे कृषि को, औषधि मेडिसिन को और कॉमर्स, वाणिज्य और पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए किया गया था। किसानों, वैज्ञानिकों, फार्मासिस्टों और उद्योगों के लिए ये काफ़ी क्या है, उपयोगी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। किसानों, वैज्ञानिकों, फार्मासिस्टों और उद्योगों के लिए जो वर्गीकरण है ये काफ़ी उपयोगी होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कृषि का वर्गीकरण। ठीक है भाई, अब हमको कृषि में बहुत सारे अनाज होते हैं, तो अनाज में बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, तो कौन सा क्रॉप्स होगा, अनाज होगा, दलहन की फसलें होंगी, तिलहन की फसलें होंगी, रेशेदार पौधे होंगे, इन सब का कृषि के रूप में वर्गीकरण करते हैं व्यवहारिक रूप से। दूसरा है औषधि वर्गीकरण, यानी कि मेडिसिन क्लासिफिकेशन। जैसे कि एलोवेरा त्वचा के उपचार में इसका उपयोग होता है, तुलसी में मेडिसिन गुण होते हैं, लौंग हो गया, अदरक हो गया, हल्दी और शिनकोना, ये सब क्या है, औषधि। इसका मतलब उपयोगिता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, उपयोगिता इन सेंस ऐसा है कि मेडिसिन के रूप में इसको उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर तीसरा बच्चों औद्योगिक वर्गीकरण, यानी कि इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। जैसे कि रबर बनाने में, लकड़ी देने वाले पेड़ के रूप में इसका अलग डिफरेंस किया गया है। फिर है पशुपालन में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्रीज में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे दूध देने वाले पशुओं को अलग वर्गीकृत किया गया है, जीवों को, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, मांस देने वाले पशु हो गए, बकरी, मुर्गी, ये सब इनके बारे में वर्गीकृत किया गया है। उसकी बात है मसाले प्रदान करने वाले, कि मिर्ची, लौंग, हल्दी, अदरक, ये सब क्या है, मसाले हैं। अब याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हल्दी है, अदरक हैं, लौंग हैं, ये मिर्ची हैं, क्या है, दोनों अलग अलग रूप में काम करते हैं। देखो यहाँ पे औषधि के रूप में यहाँ पे अदरक भी है, हल्दी भी है और लौंग भी है। यहाँ पे मसाले के रूप में अदरक भी है, हल्दी भी है और लौंग भी है। इसका मतलब यह है कि औषधि वर्गीकरण भी होता है और मसाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो व्यवहारिक वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः सही नहीं माना गया है, क्योंकि ये व्यवहारिक है, उपयोगिता के आधार पर है। तो कब तक किसी जीव को उपयोगिता के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह केवल किस पर आधारित है, उपयोगिता पर आधारित। अब याद रखेंगे हमेशा कि व्यवहारिक क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन हमेशा यूजेस के बेस्ड पर किया गया है। क्लियर है क्या, इसको बोलेंगे नहीं, उपयोगिता के आधार पर, काम आने के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से क्या है, ये पूर्णतः सही नहीं माना गया है। इस बात को भी हमेशा याद रखेंगे, इस पॉइंट को आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, हालांकि इसका पीडीएफ आपको बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं होगा इसका। चलिए, दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बच्चों आर्टिफिशियल का मतलब क्या समझते हो आप, कहीं ना कहीं इस टर्म को सुने होंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित। इसका मतलब है मानवों ने इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया था। तो क्या है, यह वर्गीकरण केवल कुछ चयनित लक्षण, यानी कि कुछ सिलेक्टेड करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की, हैबिट, कलर, नंबर ऑफ लीव्स, इस पे आधारित है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, सॉरी यहाँ पे पेटर लिखा गया है, यहाँ पे है आर्टिफिशियल होगा, यहाँ पे इसको आप काट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में जो कैर्लस लिनियस ने जो बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था, ये कैसा है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। जब भी आपसे कभी कन्फ्यूजन में आप में हो कि जो कैर्लस लिनियस ने जो बायनॉमिनल सिस्टम दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी, ये किस प्रकार के क्लासिफिकेशन में आता है, ये बच्चों ये आता है कृत्रिम वर्गीकरण में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ये आता है। यह प्राकृतिक संबंधों को नहीं दर्शाता है, यह प्राकृतिक संबंधों को नहीं दर्शाता है, इसलिए वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, यदि याद रखेंगे कि ये हमारे नेचर से संबंध दिखाता नहीं है कि किसमें इस बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है बच्चों नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं प्राकृतिक या, ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं इसी को। नेचुरल क्लासिफिकेशन नाम से स्पष्ट है, नेचुरल प्राकृतिक, किसी प्रकार से कोई आर्टिफिशियल नहीं है, किसी प्रकार से कोई ह्यूमन मेड नहीं है। जब जीवों को उनके अधिकतम समान लक्षणों, इस बात को हम याद रखेंगे कि अधिकतम समान लक्षणों,
आंतरिक संरचना यानी कि एनाटॉमी, भ्रूणी विकास एम्ब्रियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी और अनुवांशिक विशेषताओं यानी कि जेनेटिक्स। इसका मतलब है कि एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण। इसका मतलब है इसमें सब कुछ समाहित हो गया। किसी भी जीव का उसके लक्षण समाहित हो गए, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी समाहित हो गई, जिसको एनाटॉमी कह रहे हैं, उसके जो भ्रूण की विकास है और शरीर में किस प्रकार से क्रिया करती है और जेनेटिक्स या अनुवांशिक किस प्रकार से काम करती है, इन सभी को आधार मानकर इस प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर है? इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह जीवों की प्राकृतिक समानताओं और विभिन्नताओं को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है कि जो जीव, जो एक प्रकार से एक जीव है होती है, ठीक है, जीव है, इसकी जो समानताएं होंगी और विषमताएं होंगी, दोनों को दर्शाने का काम करती है। ठीक है, यह केवल बाहरी आकृति यानी मॉर्फोलॉजी पर निर्भर नहीं होती। मॉर्फोलॉजी इन द सेंस ऐसा है कि जो एक जीव है उसकी जो आकार की किस प्रकार दिखती है इस पर आधारित नहीं होती है, बल्कि किसी होती है आंतरिक संरचना यानी कि अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो कारकी होती है यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसके अधिक महत्व दिया गया है। शरीर के अंदर चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, यह जीवों के विकासवादी संबंधों यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशन को समझने में मदद करती है। इसका मतलब ये है कि ये इवोल्यूशन से संबंधित होता है। ठीक है, एक जीव कहाँ से आया है, उसके पूर्वज कौन थे, उनके इंसेस्टर कौन थे, इनको समझाने में भी क्या करती है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन मदद करती है। इसी के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं बच्चों, फाइलोजेनी। ठीक है, यह अधिक स्थायी और वैज्ञानिक रूप से क्या है, ये विश्वसनीय विज्ञान प्रणाली है। इस बात को हमेशा रखेंगे, इसको नोट करके रखेंगे आप। ये अधिक स्थायी है। कौन सा? नेचुरल क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक रूप से क्या है, विश्वसनीय वर्गीकरण प्रणाली इसको माना गया है, यानी कि ये साइंटिफिक रूप से सही भी है। इसमें क्या महत्व दिया गया है? इसमें लैंगिक लक्षणों को महत्व दिया गया है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स को काफ़ी प्रेफरेंस दिया गया है, काइक को नहीं दिया गया है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जो बेंथम और जो हुकर ने जो पौधों को क्लासिफाई किया था नेचुरल रूप से, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है बच्चों जो जॉन रे हैं, उन्होंने पहली बार नेचुरल क्लासिफिकेशन की अवधारणा दी। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन कभी आ जाए कि प्राकृतिक वर्गीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, बेंथम, हुकर, जॉन रे या कैरोलिनियस, तो आप बच्चों ऑप्शंस डाल के आएंगे क्या? जॉन रे। ठीक है, जॉन रे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पहली बार प्राकृतिक वर्गीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तीसरा है बच्चों एंगलर और प्रेंटल ने इसे और विकसित किया। ठीक है भाई, बेंथम हुकर ने दिया ही दिया, जॉन रे ने तो इसकी अवधारणा प्रस्तुत की, उसके बाद जो एंगलर और प्रेंटल साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को और डेवलप करने का काम किया। तो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली कृत्रिम वर्गीकरण की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है और व्यापक है। इसका मतलब है कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होती है, ये प्राकृतिक वर्गीकरण की इसके तुलना में ये अधिक होती है। कौन सा? ये वाला, ये अधिक व्यापक है। कौन सा? प्राकृतिक वर्गीकरण, ये कम व्यापक है। ठीक है, चलिए, तो यह प्रणाली विकासवादी यानी कि फाइलोजेनेटिक संशोधन में सहायक होती है। अब समझाऊंगा आगे क्या होता है, विकासवादी क्या होती है, फाइलोजेनेटिक क्या होती है, इसको समझाने विस्तार से। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कहा कि एंगलर और प्रेंटल ने इसको और विकसित किया, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन प्राकृतिक वर्गीकरण के और भी प्रकार होते हैं। तो बच्चों इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन, अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब हम देखने वाले हैं बच्चों नेचुरल क्लासिफिकेशन के टाइप्स। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला को हम कहते हैं प्राकृतिक जातिवृत्ति वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक अजातिवृत्ति वर्गीकरण। प्राकृतिक जातिवृत्ति वर्गीकरण में इन्होंने एक दिया था कार्ल लुईस ने 3 डोमेन प्रणाली। ठीक है भाई, हम अभी जब आगे चैप्टर में हम हायरार्की पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी हायरार्की कैटेगरीज पढ़ेंगे, तो वहाँ समझेंगे कि किस प्रकार से स्पीसीज़ के बाद जो सबसे हायर होती है किंगडम से जो आगे डोमेन होता है, तो इस डोमेन को देने वाले कौन थे? कार्ल लुईस। 3 डोमेन दिया था। पहला है आर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है यूकेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन तीनों डोमेन्स में आपसी संबंध होता है। किस रूप से? प्राकृतिक जातिवृत्ति वर्गीकरण में। ठीक है, फिर भी है प्राकृतिक अजातिवृत्ति वर्गीकरण में, इसमें इसको दिया था कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस की जो द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल सिस्टम होती है, ये प्राकृतिक तो है, लेकिन कैसी है? ये
नॉन फाइलोजेनेटिक है, यानी कि इसमें विकासी संबंध को दर्शाया नहीं जाता है लेकिन इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। पहला, इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। ठीक है, पहला, चलिए, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसी को हम कहते हैं क्लास्टिडिक क्लासिफिकेशन, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक जाति वृत्ति वर्गीकरण, यानी कि वर्गानुक्रमिक। ठीक है, अब क्या होता है ये, तो जो फाइलोजेनिक, जो सबसे समझते हैं बच्चों की, जो फाइलोजेनिक जो टर्म आ रहा है बार बार, ये होता क्या है। तो जो फाइलोजेनिक टर्म है, सबसे पहले लामार्क नामक साइंटिस्ट ने दिया था इस टर्म को, फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी का मतलब होता है बच्चों जीवों के विकास का इतिहास, यानी कि किस प्रकार से जीव हैं वो अपने आप को इवॉल्व किए, उसके हिस्ट्री को जानना क्या कहलाता है, फाइलोजेनी कहलाती है। तो कैसी होती है, प्रिमिटिव टू एडवांस, इसका मतलब है कि प्राचीनतम से लेके आधुनिकतम तक जो जीव होते हैं, अभी जो जीव हैं, जो हमारे इंसिस्टर जीव थे, अभी कुछ जो वर्तमान जीव हैं, इनके बीच में जो इतिहास है, इसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। ठीक है, फाइलोजेनी का जो वर्णन है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिखती है। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। तो जब जीवों को उनके संपूर्ण आकार के, देखो यहाँ पे एक टर्म आया बच्चों, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। इस ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि एक जीव है, उसकी जितने भी आकार की होंगी, जितने भी उसके जो बाह्य लक्षण दिखते हैं, उन लक्षणों के साथ साथ उनके विकासवादी इतिहास, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और पूर्वजों यानी कि कॉमन एंसेस्टर को आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक जातिवृत्ति वर्गीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल सा मतलब है कि एक जीव है, ठीक है, एक जीव है, उस जीव की जो आकार की होगी, इस जीव की जो आकार की होगी, इस आकार की का अध्ययन तो करेंगे। इसके अलावा इसके जो क्या इसके रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, क्या इसके इंसेस्टर, उनके पूर्वज में इनके क्या संबंध है, इन दोनों के बारे में हमको क्या करना, अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो जब जीवों को उनके संपूर्ण आकार की, यानी कि उसके पूरे आकार की, और उनके विकासवादी यानी कि इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक जो स्टडी होती है, उनके आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं, इसे कहते हैं प्राकृतिक जातिवृत्ति वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर है क्या। तो क्या क्या विशेषताएं हैं। अब बच्चों इस टर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से इस बात रखेंगे। इस क्वेश्चन को 2009 में एक बार आया था क्वेश्चन, AIPMT में मेरे ख्याल से। ठीक है, कि जाति वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन एक बार आया था 2009 में। AIPMT पहले हुआ करता था, नीट तो अभी आया है, पहले AIPMT हुआ करता था। जब हम लोग दिलाए थे जब एग्ज़ाम अपने वक्त, तो पहले से AIPMT हुआ करता था हम लोग के टाइम में। तो AIPMT 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था कि जाति वृत्ति वर्गीकरण किस पे आधारित है, किस पद्धति पर आधारित है। तो बच्चों जाति वृत्ति जो वर्गीकरण है, ये क्रम विकासी संबंधों यानी कि क्लास्टिडिक क्लासिफिकेशन पर आधारित होती है, यानी कि वर्गानुक्रमिक होती है, जातिवृत्ति होती है, क्रम विकासी संबंधों पर आधारित होती है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इस टर्म को याद रखेंगे कि जो जाति वृत्ति वर्गीकरण होती है वो क्रम विकासी संबंधों पर आधारित होती है। प्राकृतिक जाति वृत्ति वर्गीकरण जीवों को वास्तविक विकास क्रम को दर्शाता है, यानी कि जो रियलिस्टिक जो विकास क्रम होगी इवोल्यूशन की, उसको दर्शाने का काम करती है। यह जैविक वर्गीकरण की सबसे वैज्ञानिक और उन्नत वर्गीकरण होती है। इसका मतलब है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं 5 प्रकार के, उनमें से सबसे जो वेल डेवलप्ड उन्नत होती है वैज्ञानिक रूप से, ये कौन सी होती है, प्राकृतिक जातिवृत्ति वर्गीकरण होती है। नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लास्टिडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसकी उन्नत होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसे अर्नेस्ट हैकल, कार्ल वुज और विली हेनिंग ने विकसित किया था। किसको, प्राकृतिक, इस प्रकार से इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं। कार्ल वुज की 3 डोमेन प्रणाली, जिसमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया को हमने देखा था। यही चीज़ें हैं, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। इस प्रकार से इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है। इसी प्रकार दूसरा इसी में है बच्चों, प्राकृतिक वर्गीकरण में दूसरा है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब देखो नाम से प्राकृतिक तो है ही है, लेकिन कैसी है, नॉन फाइलोजेनेटिक है, यानी कि प्राकृतिक तो है लेकिन अजाति वृत्ति है। इसका मतलब है कि हम उसके ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, इसमें विकास को हम हटा देंगे, इवोल्यूशनरी को हमने उसको आधार हम नहीं मानेंगे। तो वर्गीकरण एक ऐसी वर्गीकरण प्रणाली है जो जीवों को उनके प्राकृतिक गुणों, संरचनात्मक विशेषताओं और कार्यात्मक समानताओं के आधार पर विभाजित करती है, लेकिन उनके वंशानुगत, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को कि लेकिन जो वंशानुगत फाइलोजेनेटिक या विकासपद संबंधों का आधार नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए क्या विशेषताएं हैं।
इसमें जीवों के बाहरी और आंतरिक गुणों पर, जैसे कि आकार, रंग, रचना, कार्य और रहन सहन, इनको आधार माना गया है। विकासवाद को नहीं माना गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। यह वर्गीकरण जीवों के पूर्वजों और उनके विकासवादी इतिहास यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो आसानी से पहचान योग्य जीवों को उनके प्राकृतिक गुणों के आधार पर समूहबद्ध यानी कि वर्गीकृत करने पर यह वर्गीकरण सहज और सरल बनाती है, इसको पहचान आसान बनाती है। व्यवहारिक उपयोग, जैसे पहले बताया था, कृषि, औषधि और इकोलॉजिकल व्यवसाय उपयोग किया जाता है। पौधों का वर्गीकरण उनके फूलों की संरचना और उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, लेकिन उनका विकासवादी इतिहास इसमें शामिल नहीं होता है। बार बार में आपको समझ आ रहा है, मॉर्फोलॉजी होगी, एनाटॉमी होगी, लेकिन इसमें इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक नहीं, इसमें नहीं होगी। तो कार्ल लिनियस यानी कि कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी जो क्या बोलते हैं, जो बाइनोमियल पद्धति होती है, एक प्रकार से एक नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फिर जो चौथा है बच्चों, हमने देख लिया, हमने पहला देखा भाई प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम देख नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चौथा है बच्चों इसका है न्यूमेरिकल या फिनेटिक क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल का मतलब होता है संख्यात्मक, जिसको हम गणना कर सकते हैं, इसका काउंटिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण, न्यूमेरिक एंड फेनेटिक क्लासिफिकेशन। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, यह कैसी है, एक आधुनिक सिस्टम होती है, मॉडर्न पद्धति होती है, मॉडर्न सिस्टम होती है, जिसमें जीवों को उनके अधिकतम समान गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, उस जीवों के अधिकतम समान गुणों के आधार पर इसको क्लासीफाई करते हैं। इसमें जीवों की विशेषताएं, जो ट्रेड्स होती हैं, उसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं, काउंटिंग करते हैं। फिर गणितीय यानी कि सांख्यिकीय यानी कि न्यूमेरिकल रूप मेथड को अपना कर उनका एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करने का काम करते हैं। क्या विशेषताएं हैं, गुणों की गणना पर आधारित, उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं उनकी हम गणना कर सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो प्रत्येक जीवों की अधिकतम विशेषताओं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकली, बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली, इन सबको ध्यान में रखकर इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है कंप्यूटर आधारित विधि, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से गणितीय और सांख्यिकीय यानी कि मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करती है, जिससे कंप्यूटर तकनीकी का सहारा लिया जा सकता है, काफ़ी उन्नत प्रकार की होती है। फिर विकासवादी संबंधों से स्वतंत्र होती है। इसमें जीवों की समानता और समानताओं को मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, न कि उनके पूर्वज इंसिस्टर को। यहाँ भी इस बात को याद रखना बच्चों, इसमें जो फाइलोजेनिक टर्म है इसमें यूज़ नहीं होगा, किसी प्रकार के विकासवादी संबंधों को इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि केवल इसमें मात्रात्मक रूप से इसका समानता संबंधों को दर्शाया जाएगा। ठीक है, चौथा है बच्चों समानता गुणांक, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी कोफिशिएंट। इसको इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये क्या होता है समझते हैं कि दो जीवों के बीच समानता का निर्धारण करने के लिए एक विशेष समानता गुणांक, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ सिमिलरिटी का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि दो जीव होंगे, ठीक है, उन दो जीवों के बीच जो समानता होगी इसका निर्धारण कैसे करें, तो एक विशेष पॉइंट होती है, उसको कहते हैं समानता गुणांक, सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। ठीक है, फिर है क्लस्टर विश्लेषण, इसका मतलब है एक के बाद एक उसका एनालाइज करना, क्लस्टर। तो डेटा के आधार पर जो आंकड़े हमको मिलते हैं, जो हम देख रहे हैं इस प्रकार से, उस डेटा के आधार पर जीवों को क्लस्टर में बांटते हैं, डाटा समूह में बांटते हैं, जिससे वर्गीकरण अधिक और अधिक वैज्ञानिक हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके संख्यात्मक वर्गीकरण को उनके रासायनिक यानी कि केमिकल और जैव रासायनिक, इसका मतलब है कि बायोकेमिकल गुण के आधार पर इसको क्लासीफाई करते हैं। फिर है पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण में समानता गुणांक और क्लस्टर एनालिसिस का उपयोग इसमें किया जाता है। फिर है नोट, अधिक गुणों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे वर्गीकरण अधिक सटीक हो जाता है। ठीक है, यह काफ़ी उन्नत प्रकार के एनालिसिस होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर और डेटा विज्ञान के विकास के सांख्यिकी विधि के अधिक प्रभावी हो गई है। बच्चों, जो मैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, क्वेश्चन को आप एक बार बना कर देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अभी तो आप जो बच्चे देख रहे हैं अभी तो नीट हो गया, जब हम लोग अपने टाइम में थे तो उस वक्त AIPMT हुआ करता था। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिलाई है, तो लगभग 2000 का कब दिलाया था,
12-11 के आसपास, जहाँ मुझे तक याद आ रहा है आने के लिए। तो उस वक्त मैंने AIPMT दिलाई थी और स्टेट के भी PMT मैंने दिलाई थी। तो उसमें मेरा वेटनरी में हो गया था, बट नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, मैं टीचिंग फील्ड में आ गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। AIPMT 2009 में पूछा गया था कि ऑल इंडिया प्री 2009 में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जाति वृत्ति वर्गीकरण, याद करो, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, क्लियर है क्या, जिसको फिनिटिक कह रहे थे कहने के लिए। पद्धति किस पर आधारित है, क्या बेस था उसका। पहला, पुष्प लक्षणों पर। दूसरा, क्रम विकासी संबंधों पर, आकारिकी लक्षणों पर, और रासायनिक रचकों पर। तो वो याद करो बच्चों, मैंने आपको एक लाइन इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिखी हुई थी, एक पॉइंट। जाति वृत्ति वर्गीकरण क्रम विकासी संबंधों पर आधारित होती है इस पे, यानी कि फेनोटिक होती है, विकास संबंधों पर आधारित होती है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो का जो PDF है बच्चों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के में यहाँ मिल जाएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाकर यहाँ वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है, किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है इसमें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको थैंक यू। और हल्का से भी आपके लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट हुई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको PDF फ्री में मिल जाएगी। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मेरा एक WhatsApp चैनल है, इसको भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।